पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शॉर्ट ट्रिक से जो पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ये हुआ था एसएससी सीजीएल का पेपर 16 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 56 है। जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 54 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई थी, ये इसमें फाइंड करना है। तो एवरेज दिया गया है 9 संख्याओं का 56 है और एक संख्या कोई हटा दी जाती है जिससे एवरेज 54 हो जाता है, तो वो संख्या फाइंड करनी है। आप इसे ट्रिक से लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो आप केवल 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम आपका लॉस होगा। जैसे ट्रिक क्या है कि अगर 9 संख्याओं का औसत 56 है, अगर जो संख्या हटाई जा रही है वो भी 56 होती, अगर वो भी मान लेते हैं कि 56 होती, तो इसका एवरेज बाद में भी 56 होता, लेकिन एवरेज जो है 54 हो जा रहा है। तो एवरेज सभी का जो अब 8 संख्या बचेंगी, पहले 9 थी, एक घट गई क्योंकि एक संख्या हटा दी गई, तो 8 संख्या बची और उन 8 संख्याओं का औसत अब 54 हो जाता है। तो 2-2 का सभी में कमी आ जाती है। तो ये 2-2 की कमी किसके कारण आएगी? जब ये 2-2 नंबर सभी का ये ले जाएगा, जो संख्या हट रही है ये सभी में से 2-2 नंबर ले जाएगा, तभी उन सभी संख्याओं का औसत 54 हो जाएगा। तो ये जो संख्या हट रही है तो 56 प्लस 2 गुणे 8 होगी। तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर ले। 56 और ये 8 दूनी 16, 56 और 16 हो जाएगा 72। तो जो संख्या हटाई जा रही थी वो 72 है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, आर एस का रेशियो दिया हुआ है और इसमें फाइंड करना है पी क्यू आर एस का कंबाइंड रेशियो, इसमें फाइंड करना है। तो कंबाइंड रेशियो फाइंड करना है पी क्यू आर और एस का। वैल्यू हम लिख लें, तो ये लिख लें 6 और 11 है पी क्यू का, क्यू आर का 5:4 है और आर एस का देखें तो 9:7 है, 7 है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने लगना है, आपको इसमें केवल ये देखना है कि किससे हम आसानी से क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर करेक्ट करें। तो अगर आप इसमें देखें तो 270 ये 6 है, ये 30 है, ये 270 है। तो इनमें दो में ये कॉमन नंबर है 270। तो ये पहला नंबर हम जो है पी का रेशियो हम इसमें नहीं लेंगे। दूसरा रेशियो देखें तो इसमें 495 है और ये 11 है, ये 55 है, ये 396 है। तो ये जो क्यू का रेशियो दिया हुआ है ये ऑप्शंस में, ये ही सब में अलग अलग दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में अलग अलग नंबर है। तो हम केवल क्यू का ही रेशियो निकाल लें, क्यू का ही रेशियो निकाल लें कि क्यू का रेशियो क्या होगा, उसी से हम आंसर निकाल सकते हैं, जिससे हम कम से कम कैलकुलेशन करेंगे और आसानी से इसमें हम टाइम भी बचा सकते हैं अपना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप Q को यहां देखें तो Q यहां पर 11 है लेकिन यहां पर 5 है, Q यहां पर 11 है और यहां पर 5 है। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो इस वाले में आपको इस वाले में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 5 55 हो जाएगा। Q जो हो जाएगा 55 हो जाएगा, यहां से भी 55 हो जाएगा, यहां से भी 55 हो जाएगा। लेकिन ये कंबाइंड में 55 ही इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें ये 44 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने पर आर का जो रेशियो होगा ये 11 चौके 44 हो जाएगा, लेकिन यहां पर है 9। तो इसे भी सेम बनाना पड़ेगा, इसे भी सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, ये वाले रेशियो को सेम बनाने के लिए। तो यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 55 में भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ जाएगा इसका जो एग्जैक्ट रेशियो होगा क्यू का, क्यू का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो 55 गुणे 9, अगर ये 10 होता तो 550, तो 550 में 55 घटा दें तो 495। तो 495 इसका रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है
हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर आपको इसमें कम समझ में आया है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ। ये 4 था केवल। तो अगर आपको Q का रेशियो फाइंड करना है, तो 11 पचे 55 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ अगर ये कॉमन नंबर नहीं है, तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 55 नयन 495। तो आप ऐसे भी एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर बैग में कुल रकम 390 है, तो हर तरह के सिक्कों की संख्या पता करें कि क्या है। तो 10, 5 और 2 के सिक्के इस अनुपात में दिए गए हैं। कुल रकम 390 है। तो अगर हम मान लें, ये जो रेशियो दिया हुआ है, इसका जो फैक्टर है वो x है। तो 10 के सिक्के कितने होंगे? x सिक्के। 5 के हो जाएंगे 2x और 2 के हो जाएंगे 3x। इनकी वैल्यू निकाल लें। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10x और प्लस वैल्यू निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 के 2x सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 10x। और ऐसे 3 गुणे 2 करें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसकी जो टोटल वैल्यू है ये दी हुई है 390। यहाँ सॉल्व करें तो 10 10 20 6 26 26 x की वैल्यू अगर 390 है, 390, तो सॉल्व करें तो 26 एक कम 26 26 पंचे 130 दिया जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हम सिक्के निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 15 रख दें तो ये हो जाएगा 15, 15 दूना 30 और 15 तीन 45। 15, 30 और 45 ये है सिक्कों की संख्या। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक में 23/4 लीटर पानी आता है। अगर 2.375 लीटर पानी 2 बार निकाला जाए तो कितना पानी बचेगा, ये इसमें फाइंड करना है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, केवल इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। 23/4 लीटर पानी है, इसमें से 2.375 लीटर 2 बार निकाला जा रहा है। तो 2.375 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 0.375, तो 0.125 होता है 1/8। ये 3 गुना है 0.375, ये 3 गुना है इसका, तो ये हो जाएगा 3/8। और ये 2 पूरा था तो ये हो जाएगा 2 सही 3/8। इसे सॉल्व कर लें और ये 2 बार निकाला जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो सॉल्व करें तो 23/4 माइनस 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 दूनी 38, 38/8 हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 19/4। तो ये हो जाएगा 23/4 में से 19/4 घटेगा तो 4/4 आ जाएगा। 4/4 ये हो जाएगा 1 लीटर पानी बचेगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करें तो इसमें बॉड मॉस लगा दें। बॉड मॉस, बॉड मॉस में क्या लगेगा पहले? बॉड मास से पहले आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें देखें तो 2 तरीके के ब्रैकेट हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो जितने भी स्मॉल ब्रैकेट हैं पहले इन्हें सॉल्व कर लें। यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 और प्लस ये डिवीजन में है तो डिवीजन से इसे मल्टीप्लाई में बदल लें तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 4/5 और डिवीजन के बाद जो नंबर है इसका इन्वर्स कर देंगे तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7/2, ये ब्रैकेट क्लोज। डिवीजन और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 5/6, 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/8। अब सॉल्व करें तो 2 से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 14/5 और 2/3 प्लस ये हो जाएगा 14/5। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड और इसे ये डिनोमिनेटर में 8 है तो इसे भी 8 बना लें। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 7/8। 5 ये 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 14 की 42, तो ये हो जाएगा 10 और 42 52, 52 बटे 15 डिवाइड में है तो डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो ये नंबर जो हो जाएगा इनवर्स 8 बटे 7 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 105 और ये 52 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 हो जाएगा 16, 416 बटे 105 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन में देखें, क्योंकि ऑप्शन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दशमलव में निकालना है नंबर कि फ्रैक्शन में निकालना है, तो नंबर जो दिया हुआ है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन में ही इसे सॉल्व कर लें। तो 2 सही 1 बटे 2 तो हो जाएगा 5 बटे 2 और प्लस 3.6 को लिख सकते हैं 18 बटे 5, डिवीजन डिवीजन है और 0.75 तो ये हो जाएगा 3 बटे 4 प्लस 1.25, 1.25 होता है 5 बटे 4 और मल्टीप्लाई में 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 तो 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। तो आपको भी जितना कम से कम आप स्टेप लिखें कैलकुलेशन में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपका समय बचेगा। सॉल्व करें इसे तो 10 इसमें हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 10 और 5 बचे 25 और 18, 18 दूनी 36, 36 और 25 हो जाएगा 61, 61 बटे 10 डिवाइड करना है तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ये जो नंबर होगी बाद वाली नंबर डिवीजन के बाद वाली वो इनवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 बटे 3, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 प्लस 1, इसे सॉल्व करें तो 61 दूनी 122, 122 बटे 5 के 15 और प्लस 1 हो जाएगा, 122 में 15 जुड़ जाएगा ये हो जाएगा 137 बटे 15, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले ही देख लेना है कि आपको दशमलव में नंबर चाहिए आंसर में कि आपको फ्रैक्शन में चाहिए, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है तो आसान हो जाएगा। ए और बी ने एक बिजनेस में 5:6 के अनुपात में निवेश किया है, मुनाफे का अनुपात 10:9 था। अगर बी ने अपना पैसा 12 महीनों के लिए निवेश किया तो ए ने कितने महीनों के लिए निवेश किया ये इसमें फाइंड करना है। तो जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के, इसी रेशियो में उनके जो प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा। तो मुनाफा जो बांटा जा रहा है प्रॉफिट जो बांटा जा रहा है ये 10:9 में बांटा जा रहा है, तो ये जो 10:9 की वैल्यू है ये इनके इन्वेस्टमेंट और जो टाइम का रेशियो होगा उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो इसमें निकाल लें, तो जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है निवेश दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5:6 के 5:6 के अनुपात में, और जो बी ने इन्वेस्टमेंट किया है ये 12 महीने के लिए कर रहा है तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये निवेश का था तो इसमें समय से मल्टीप्लाई कर दें। ए का फाइंड करना है तो ए का मान लें कि एक्स समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 5 गुणे एक्स अनुपाते 6 गुणे 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 5x, अगर हम फ्रैक्शन में लिखें इसे तो 5x बटे ये हो जाएगा 12 छंग 72 और ये इसे इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा तो इसे भी हम अगर फ्रैक्शन में लिख लें तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ये हो जाएगा 10 बटे 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या पहले सॉल्व कर लें इसे, 5 से ये कटेगा तो आ जाएगा 2 और 9 से इसे काटें तो आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 यहाँ पे बचा है 2 यहाँ पर, 8 दूनी 16, 16 महीने के लिए क्योंकि महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो ये भी आ जाएगा 16 महीने, 16 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था ए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टेबल दी हुई है, हर हफ्ते ईंधन का इस्तेमाल लीटर में इसमें दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है ये सभी लीटर में दी हुई है। दोनों ट्रकों के लिए रोजाना ईंधन के इस्तेमाल का कुल औसत क्या है ये इसमें फाइंड करना है। औसत फाइंड करना है तो या तो आप इसे ऐड कर लीजिए सभी नंबर को, आसान से छोटे छोटे नंबर हैं तो आसानी से आप इसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप डेविएशन से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो आसान से ही नंबर हैं तो इसे मैं ऐड ही कर लूं, 19 और 21 40, 40 और 22 हो जाएगा 62, 62 20
82, 82 और 18, 100। तो ये जो ट्रक 1 की जो वैल्यू आ गई टोटल, जो ईंधन इसमें खपत हो रहा है, ये है 100। ट्रक 2 की देखें तो 24 और 23, 47, 47 और 26 हो जाएगा 73, 73 और 24, 97, 97 और 25, ये हो जाएगा 122, 122। दोनों का ऐड कर लें, ये हो जाएगा 222, 222 लीटर खपत हो रहा है। कितने दिनों में? 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन इसके, 5 दिन इसके, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका औसत। तो ये हो जाएगा 22.2 लीटर, इसका औसत आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन था ये। कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,100 रुपए हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। मूलधन इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं मूलधन है 100 रुपए, 100 रुपए मान के सॉल्व करेंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,100 रुपए हो जाती है। अगर 100 रुपए पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं 2 वर्ष के लिए, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10% पहले साल बढ़ेगा तो आ जाएगा 110, 100 में 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। अब इस पर 10% और बढ़ेगा, जो भी ब्याज होगा, ब्याज और जो मूलधन होगा उसका टोटल हो जाएगा 10% बढ़ा के। 110 में 10% बढ़ाएंगे तो 11 और बढ़ जाएगा। 110 का 10% 11 हो जाएगा। 110 और 11 ये हो जाएगा 121। 2 साल के बाद कोई वैल्यू अगर 100 रुपए थी तो वो 121 हो जा रही है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये है 12,100। तो 121 की वैल्यू अगर 12,100 है तो इसे हम सॉल्व करें तो एक की वैल्यू आ जाएगी 100। हमें फाइंड करना है मूलधन। मूलधन हमने 100 मान रखा था, लेकिन एक की वैल्यू यहाँ पर 100 आई है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ये हो जाएगा 10,000। 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक किराने वाले ने 50 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए प्रति किलो, 50 किलोग्राम चावल 40 रुपए प्रति किलो की किलो और 20 किलो चावल दूसरी किस्म 55 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदी। तो एक 20 किलो चावल खरीद रहा है 55 रुपए प्रति किलो के भाव से। कह रहा है कि उसने दोनों किस्मों को मिला दिया, तो ये दोनों किस्मों को मिला दिया तो इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा। पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, क्योंकि बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। 48 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा है तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 किलो ये और 20 किलो ये, 70 किलो बेचा है 48 के भाव से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहाँ से इतनी। इस सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई है ये पता लगे। प्रॉफिट लॉस इसमें फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो सेलिंग प्राइस में से हम ये कॉस्ट प्राइस घटा दें, तो 70 गुणे 48 में से घटाना है क्या? 50 गुणे 40 ये हो जाएगा 2000 और 55 दूनी 110 ये हो जाएगा 1100। 2000 और 1100 31 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 7 अठे 56 और जीरो पहले है तो जीरो, 8 सतह 56 तो आ जाएगा 6, 5 बचा, 7 चौके 28, 28 5 33, 3360 माइनस और 2000, ये 2000 और 1100 3100, 3100। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्लस में आएगी वैल्यू तो 260 आ जाएगा इसमें। तो प्लस में वैल्यू आ गई तो 260 रुपए का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये माइनस में वैल्यू आती तो लॉस होता, लेकिन ये प्लस में वैल्यू आई है तो 60 सॉरी 260 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक टेलीविजन सेट की अंकित कीमत 20,000 रुपए है। इसे 2 डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। अगर पहला डिस्काउंट 15% है और अंतिम बिक्री मूल्य 15,300 है तो दूसरे डिस्काउंट का प्रतिशत क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो अंतिम बिक्री मूल्य है 15,300 है, तो 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से हम काट सकते हैं, क्योंकि जो हमें डिस्काउंट निकालना है ये परसेंट में निकालना है, तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंकित मूल्य हो जाएगी 200। 200 पर पहले 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15% का अगर हम डिस्काउंट निकाल लें तो 15 दूना 30, 30 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा।
तो वैल्यू पड़ जाएगी 170 की। अब कह रहा है कि दूसरे डिस्काउंट प्रतिशत इसमें फाइंड करना है कि 170 पर एक डिस्काउंट और दिया जा रहा है। मान लेते हैं D% का डिस्काउंट इस पर दिया जाता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है 153। 153 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें ऐसा क्या डिस्काउंट दें? तो डिस्काउंट देना है तो अगर इनका हम कंपैरिजन कर दें, 170 में कितने की छूट देंगे वैल्यू में? तो 17 रुपए की छूट देनी पड़ेगी। 17 रुपए की छूट 170 से मिलेगी तो 170 डिवाइड कर दें और परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। 17 से ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 से ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 10%। तो जो दूसरी छूट होगी 10% की देनी पड़ेगी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक निर्माता ने एक उत्पाद की कीमत उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित की। उसने ग्राहक को छूट दी जिससे उसे 17% का लाभ हुआ। निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या थी? ये इसमें फाइंड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि लागत मूल्य से कुछ बढ़ाया जाएगा और अंकित मूल्य अंकित किया जाएगा, तो आप 100 मान के करिए। 100 क्या मानना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप 100 रुपए मान के सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, ये 30% अधिक अंकित किया गया है कॉस्ट प्राइस से, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 30% बढ़ा दें, 100 में 30 बढ़ेगा 130। उसने ग्राहक को छूट दी है जिससे 17% का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस जिस वैल्यू पर बेची जाएगी वो हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 17% का लाभ होगा तो 17 रुपए बढ़ा के बेची जाएगी, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी ये हो जाएगी 117। अब इसमें हम जो छूट होगी वो निकाल सकते हैं। कोई वस्तु अंकित है 130 की और छूट दी जा रही है D% मान लें कि छूट दी जा रही है जिससे ये वैल्यू जो हो जाती है 117 हो जाती है। तो इसमें छूट वैल्यू में देखें तो कितने की दी जा रही है? 130 में 117 घटाएं तो 13 रुपए की छूट दी जाती है। कितने से दी जाती है? 130 से दी जाती है, तो 130 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 से 0, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 10%। 10% की छूट दी जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दो कंटेनर हैं ए और बी में एल्कोहल और पानी का मिश्रण। कंटेनर ए में एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें काफी कैलकुलेशन होगी। जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी या टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़िए, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो आप काफी क्वेश्चन अपने लॉस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लास्ट के लिए ही छोड़िए। मैं भी आपको लास्ट में ही ये क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको भी ऐसे ही करना है कि लास्ट में ऐसे जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो या ज्यादा लेंदी दिखें तो आप उसे लास्ट के लिए छोड़िए। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन करिएगा। अगर किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से दोगुना कर दिया जाए तो नए सतह क्षेत्र और मूल सतह क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, और साथ ही नए आयतन और मूल आयतन का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। एरिया जो होता है, एरिया प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, त्रिज्या के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, और जो वॉल्यूम होगा आयतन वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, त्रिज्या के घन के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। नए सतह का क्षेत्रफल और मूल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, और नए आयतन और मूल आयतन का अनुपात इसमें फाइंड करना है। न्यू और ओल्ड का रेशियो इसमें पूछा गया है, न्यू और ओल्ड का। तो अगर ओल्ड में जो त्रिज्या थी वो आर है, तो नए में क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि दोगुना हो जा रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर के, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो इसका रेशियो फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये रेशियो आ जाएगा 4:1। ऐसे अगर वॉल्यूम का निकालें आयतन का, तो ये हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 2r का क्यूब, ये हो जाएगा 8r क्यूब, और ये r का क्यूब तो हो जाएगा r का क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 8:1। और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक अर्धगोले और एक शंकु का आधार एक ही है और उनके आयतन भी बराबर है।
यदि उनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या r है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। आधार एक ही दिया हुआ है और इसमें उभयनिष्ठ त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की सेम होगी, आधार सेम है तो त्रिज्या भी सेम हो जाएगी। और इनकी जो त्रिज्या दी हुई है ये r दी हुई है और आयतन कहा गया है कि बराबर है। तो अगर हम फार्मूला लिख लें, अर्धगोला है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर, आर हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आयतन दोनों के बराबर है तो दोनों का आयतन इक्वल कर दें। शंकु, शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो मान लेते हैं एच ही। सॉल्व कर लें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, और आर स्क्वायर से इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आर। तो यहाँ पर बचा एच, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 गुणे आर तो आ जाएगी 2r। तो एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी थी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई वाले दो शंकु बनाए जाते हैं। अगर हर शंकु का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हर शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये इसमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं जो शंकु की ऊंचाई है ये है h, रेडियस दिया हुआ है अर्धगोले का 10 सेंटीमीटर, और जो शंकु बनाए जाते हैं, दो छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर के बनाए जा रहे हैं। तो अर्धगोले से दो शंकु बनाए जा रहे हैं तो इनका जो आयतन होगा पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में दोनों सेम होगा। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है, रेडियस 10 दिया हुआ है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन में दो शंकु हैं इनका आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो आयतन एक शंकु का निकालें तो 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर गुणे एच, एच की वैल्यू हमने एच ही मान रखी है तो एच, दो शंकु हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों का जो आयतन होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब h की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ये 1000 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, h की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 25 से इसे डिवाइड करें, 25 चौके 100 जीरो, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का फाइंड करना है। तो परिमाप परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे परिमाप या कहें कि पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, तिरछी जो ऊंचाई होगी उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसमें से हम ये जो क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है वो निकाल लें, तो 1/2 गुणे 40 और ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई 10 तो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 20, 20 गुणे 10 तो आ जाएगा 200, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो गोल पिज्जा की रेडियस का अनुपात 2:3 है। रेडियस ये त्रिज्या दिया हुआ है कि इसका अनुपात जो है 2:3 है। अगर छोटे पिज्जा का एरिया क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े पिज्जा का एरिया क्या होगा ये इसमें फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है जो बड़ा पिज्जा होगा उसका। रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और जो एरिया होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो रेडियस का अनुपात दिया हुआ है तो हम एरिया का अनुपात निकाल सकते हैं। एरिया का अनुपात निकालें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 4:9 के अनुपात में इनका एरिया होगा। और छोटे जो पिज्जा का एरिया दिया हुआ है ये 100 पाई है, तो 4 की जो वैल्यू दी हुई है ये 100 पाई है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो आ जाएगा 25 पाई। 1 की वैल्यू अगर 25 पाई है तो 9 की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा उसका एरिया। तो 25 नहीं है 225, 225 पाई
ये हो जाएगा बड़े पिज्जा का एरिया और ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी बिंदु जी पर एक दूसरे को काटती हैं। तो एक अगर हम त्रिभुज बना लें, त्रिभुज ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक माध्यिका एडी होगी ये ऐसे, और एक माध्यिका है बी, बी ये हो जाएगी बी। एक दूसरे को काट रही हैं, कहां पर काट रही हैं? ये जी पर काट रही हैं। यदि माध्यिका एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये जो एडी की है, एडी इसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है रेखाखंड एजी की लंबाई क्या होगी। ये लंबाई हमें फाइंड करनी है एजी की, यहां से यहां तक की। माध्यिकाएं एक दूसरे को केंद्रक पे काटती हैं, सेंट्रॉइड पे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जी जो दिया हुआ है पॉइंट, ये सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक होगा। और जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एजी, एजी हमें फाइंड करना है। एजी और जीडी का जो रेशियो होगा ये 2:1 के अनुपात में होगा। एडी की वैल्यू हमें पता है, एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये 2 है और ये 1 है, 2 और 3, 3 की वैल्यू 12 दी हुई है, 12 दी हुई है। 2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगी एजी की लंबाई। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो समकोण त्रिभुज ब्लॉक एबीसी और डीईएफ हैं, जिनमें कोण बी और कोण ई 90 डिग्री के हैं। यदि कर्ण एसी और कर्ण डीएफ की लंबाई बराबर है, तो अगर हम दो त्रिभुज बना लें एबीसी, बी जो होगा ये 90 डिग्री का होगा तो बी से लेना पड़ेगा। ये मान ले ए है, ये सी है, और एक त्रिभुज और है जो कि डीईएफ है। ई इसका 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये ई जो होगा ये पॉइंट होगा ई, ये डी हो जाएगा और ये एफ होगा। कर्ण दिया हुआ कि एसी और डीएफ की लंबाई बराबर है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई एक दूसरे से बराबर है। और भुजा ए बी और डी, ये भुजा और डी ये भुजा भी बराबर दिया हुआ है। तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें पूछा गया कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि हाँ तो किस नियम से वो सर्वांगसम है, ये इसमें बताना है। तो एक कोण 90 दोनों में है, तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। त्रिभुज की दो भुजाएं, एक तो इसमें कांड की भुजा बराबर दी हुई है और एक और भुजा बराबर दी हुई है। तो राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस से ये जो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो ये है आरएचएस, ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना है। शीर्ष बी से खंड एसी पर एक लंब बीडी खींचा गया है। यदि एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो खंड एडी की लंबाई क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर, तो एक वृत्त बना लें, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो रेडियस इसकी 5 हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना है। शीर्ष बी से खंड एसी पर एक लंब खींचा गया है। एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो खंड एडी की लंबाई क्या होगी ये फाइंड करना है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज अर्धवृत्त में ही बनता है। तो जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज बनेगा ये अर्धवृत्त के अंदर ही बनेगा, तभी वो 90 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज बना लें, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसमें 90 डिग्री कौन सा है? शीर्ष बी से कर्ण एसी, एसी इसमें कर्ण है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये सी है, तो ये हो जाएगा बी जो कि 90 डिग्री का होगा। अब इसमें दिया क्या है? 10 सेंटीमीटर व्यास का, तो ये जो एसी की लंबाई हो जाएगी ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ए बी 6 हो गया। शीर्ष बी से कर्ण एसी पर एक लंब बीडी खींचा गया है, तो बी से एक लंब खींचा जा रहा है यहाँ पर, ये है डी, ये पॉइंट डी है। तो इसे फाइंड करना है खंड एडी की, एडी की लंबाई इसमें ये वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ये समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये भुजा 6 है
और ये भुजा 10 है, कर्ण की भुजा 10 है, तो ये वाली क्या होगी? ये ट्रिपलेट से देखेंगे तो 6, 8, 10, तो इसकी भुजा हो जाएगी 8। तो ट्रिपलेट से ये भुजा 8 हो जाएगी। ये लंब है, ये लंब खींचा गया है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ए डी की वैल्यू फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू हमें पता है 10 है, ए डी हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x है, ए बी क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम दो वृत्त बना लें ऐसे, ये दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आंतरिक स्पर्श रेखा बाहरी स्पर्श रेखा से लंबी है, तो अगर हम आंतरिक स्पर्श रेखा बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, और बाहरी स्पर्श रेखा जो ये होगी। वैल्यू तो इसमें दी नहीं हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी लंबी होगी कौन सी छोटी होगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो अगर इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं देखें तो एक ये स्पर्श रेखा ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। इसके अलावा तो और कोई उभयनिष्ठ रेखा इसमें खींची नहीं जाएगी, तो ये जो कथन होगा ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। आप अगर चेक करना चाहें तो ऑप्शन 3 और 4 भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 आपको करेक्ट मिल गया है, तो आपको इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। R1 और R2 रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से छूते हैं। अगर उनकी सीधी कॉमन टेंजेंट की लंबाई t है, तो t R1 और R2 के बीच सही संबंध क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्किल हैं एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो टेंजेंट होगी वो हो जाएगी 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। ये इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डायरेक्ट ही इसमें फार्मूला ही पूछा गया है, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने बिंदु पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। एक वृत्त बना लें, ये जीवा जीवा है 12 सेंटीमीटर की, तो इसमें फाइंड करना है केंद्र से जीवा की दूरी। केंद्र ये है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, और ये जीवा ए बी है ये, और दिया हुआ है कि ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का। जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने बिंदु पर बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का है। परिधि पर अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जो सेंटर से बनेगा, इसके केंद्र से बनेगा, ये उसका डबल बनेगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। तो ये त्रिज्या होगी ओ ए, ओ ए जो होगी ये त्रिज्या हो जाएगी, ये जो सर्किल बन रहा है इसकी, और ये भी त्रिज्या होगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई, क्योंकि त्रिज्या है तो दोनों की बराबर होगी, तो ये जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। 60 डिग्री का ये हो गया, तो बचा कितना ट्रायंगल में, 120 डिग्री बचा है, और दोनों कोण बराबर होंगे तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी ये भी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये भी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। फाइंड करना है केंद्र से जीवा की दूरी, तो यहाँ ये केंद्र से अगर हम जीवा की दूरी निकालें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये जीवा को स्वयं विभाजित करता है, तो 12 सेंटीमीटर पूरा है, तो ये वाले जो पार्ट हो जाएगा, मान लेते हैं ये डी है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड करना है ओडी की लंबाई, क्योंकि हमें जीवा की दूरी फाइंड करना है, तो ओडी की लंबाई इसमें फाइंड करना है। तो अब पाइथागोरस से निकाल लें ओडी की लंबाई, तो ओडी हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 12 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर घटा दें, तो 12 12 में 144, 144 में से 36 घटाएं, ये आ जाएगा अंडर रूट में 108। 36 या 108 होता है, तो 6√3 इसका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है।
तो एक वृत्त ड्रा कर लें ऐसे, और एक जीवा से ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये दिया हुआ है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री। फाइंड करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें फाइंड करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड होता है जी, ये पार्ट जो मैंने शेड किया है, रेखांकित कर दिया है, इसकी वैल्यू क्षेत्रफल की फाइंड करनी है। तो क्षेत्रफल निकालें। तो पहले अगर हम ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले, ये यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें ये क्षेत्रफल घटा देंगे। मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो इसमें से ये ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। ये जो शेडेड एरिया है इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वृत्त अगर पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री, माइनस ये जो क्षेत्रफल है ये ओ ए बी का, इसमें से घटा लें। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो बताया था आपको, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या 8 दी हुई है तो ये हो जाएगी 8। ए की वैल्यू हम रख सकते हैं 8, 8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64, और आर की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 64। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 60 डिग्री से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 6, 64/6 ये हो जाएगा, 2 से हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 3। 32 पाई/3 माइनस 4 से ये काटें तो ये आ जाएगा 16, 16√3 ये आ जाएगा इसका आंसर। और ये है ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा रखा था, वो भी बता देता हूँ। हाँ, ये वाला। दो कंटेनर ए और बी में एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है। तो ए जो है ये 4:1 में इसका एल्कोहल और वाटर का मिश्रण दिया हुआ है, जबकि कंटेनर बी में यह अनुपात 5:2 है। बी वाला जो है ये है अनुपात इनका 5:2। अगर कंटेनर ए से 10 लीटर, इसमें से 10 लीटर और कंटेनर बी से 14 लीटर मिश्रण निकालकर, बी से 14 लीटर निकाला जा रहा है, एक तीसरे कंटेनर में मिलाया जाता है। इन दोनों को मिला के तीसरे कंटेनर में डाला जा रहा है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो एल्कोहल और पानी कितना कितना होगा दोनों में से, वो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसमें से हम निकाल लें। पहले अगर ए वाले का देखें तो 10 लीटर टोटल निकाला जाता है और अनुपात दिया हुआ है 4:1 का। तो इसमें एल्कोहल कितना होगा? टोटल भाग कितना है? 4 1 5, 5 भाग में 4 भाग एल्कोहल का है। टोटल निकाला जाता है 10 लीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 लीटर हो जाएगा 10 लीटर में एल्कोहल। तो पानी कितना हो जाएगा? 8 लीटर ये हो गया, तो 10 में से घटा दें तो आ जाएगा वाटर आ जाएगा इसमें 2 लीटर। ऐसे ही इसमें बी वाले में देखें तो टोटल 14 लीटर मिलाया जा रहा है, जबकि 5:2 का अनुपात है। तो एल्कोहल का निकालें तो 5/7 हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दूनी 14, तो 2 5 दूनी 10, 10 लीटर एल्कोहल हो जाएगा। तो वाटर हो जाएगा 10, इसमें से घटा दें तो आ जाएगा 4 लीटर। एल्कोहल और पानी का अनुपात इसमें फाइंड करना है। इन दोनों को मिला के एक कंटेनर में डाला जाता है। तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? 8 लीटर ये और 10 लीटर ये, 18, और पानी हो जाएगा 2 लीटर इसमें और 4 लीटर इसमें, ये हो जाएगा 6 लीटर। इसका अनुपात आ गया, 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 3:1। 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाते रहूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो।